So we are live also. Hello, Parul. Hi, Sammy. Live कैसे? now. Yes, okay, thank you. I'm just. Hi, Parul. हेलो नितिन सर, कैसे हैं आप? I am making Parul also post. Yes. Sa- Oh, हेलो पारुल। जी जी I'm जी वृंदा जी। making you the. हाँ वृंदा, you can do that. आपका voice Oh, crack हो रहा है. Hmm. So we are live also. As and when we see that many have joined, we will start. Right, Parul? okay, girls. I'm so sorry, but I'm leaving now. Yes, I will. it's okay. वृंदा Thank जी, you. It's it's okay, okay. Brinda. Thank you for Sorry, Jitendra sir. starting. Bye. ठीक है। Bye. Take care. Thank you. Okay, we have Rashmi now. मैं रश्मि मैम को भी co-host बना देती हूँ. Sometimes if Yes. we overlook somebody, तो मैम. Yeah, hi हेलो मैम रश्मि मैम, मैं आपको co-host हेलो, बना रही हूँ. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोलंकी सर। हाय पारुल। जी हाय हेलो समी। गुड इवनिंग। हाय रश्मि. गुड इवनिंग। रश्मि मैम, आपको भी co-host इसलिए बनाया कि if need be, please allow others to join the meeting. Yeah. यस। ये रश्मि मैम का अनकंडीशनल लव है हमारे लिए, जो वो इतना हमारे में आके इतना हेल्पफुल होते हैं, पूरे सेशन में बने रहते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। पारुल, क्या बात है, आज इतना क्यों? थैंक यू थैंक सच में मतलब Rashmi ma'am, I will agree with Parul, and I really want to say it on the record because we are है live ना। also, that बाप रे। it's we thank a lot of people for small gestures and all. To family, sometimes we forget to thank. So thank you, Parul, for acknowledging Yes, Rashmi ma'am's presence. थैंक यू। yes, yes, and ये हमेशा पूरा टाइम पे बने रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हाँ, रहते हैं। ये हमारे लिए एक सपोर्ट भी रहता है, बहुत जुडिशियल अच्छा। मजिस्ट्रेट तो Yes, इसमें इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कहाँ से हो जाएगा। I have on purpose muted, sir. सर का प्रेजेंटेशन भी है क्या सेमी कोई? हाँ, Parul, we checked it. Yeah. वो आज वृंदा भूटान के टाइम से थे, तो थोड़ा जल्दी ठीक से हो गया टाइम से.
जितेंद्र सर, आप तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कर ही लेंगे, मिला जुला Yes, ले yes, लेंगे। yes, no problem. Absolutely. Good evening, everyone. Good evening, Trivedi ma'am. How are you, Parul ji? Hope all well. Yes, all well, thank you. स्टार्ट करें हम समी? I guess we are on time. We can start. Good evening, Sammy. Good evening. Good evening, Trivedi ma'am. तो दोस्तों, हम अपना सेशन समय पर शुरू करते हैं। हमारे दोस्त साथ आते जाएंगे और मिलते जाएंगे हमारे साथ, और प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। हमेशा की तरह नमस्ते, मैं पारुल, डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के थर्सडे के सेशन में। मेरे साथ है मेरी दोस्त सैमी एंड रश्मि जोशी मैम। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितेंद्र सोलंकी सर हमारे साथ हैं फिर से, और हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय की, जो ना सिर्फ हमारे स्पेशल बच्चों से जुड़े हुए पेरेंट्स के लिए, हम सभी के लिए, टिपिकल बच्चों वाले पेरेंट्स के लिए भी, हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में हमने देखा होगा, एक बहुत ही बड़े बिजनेस घराने के एक बुजुर्ग जो है दुनिया छोड़कर चले गए हैं, और उन्हें हमेशा ये पश्चाताप रहा कि समय से वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाए और बच्चों को सही समय पे सही तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को हैंडल नहीं कर पाए। हमें अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को तो देनी ही होती है, लेकिन कब, कैसे और किस तरीके से दी जाए ताकि वो उसका दुरुपयोग भी ना करे, और हमारे जो आखिर का समय है, हमारा जीवन भी पूरा, जितने भी हमारी जीवन है, वो सम्मानपूर्ण तरीके से और सही से बीते। तो आज इन्हीं सब पर बातें करने के लिए हमारे साथ फिर से जितेंद्र सोलंकी सर हैं। शुरू में हमेशा की तरह जैसे ज्यादातर हमारे प्रोग्राम में होता है, उनका एक प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद आप अपने सवाल जवाब उनसे ले सकते हैं। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं हमेशा की तरह अपनी दोस्त समीक्षा को बुलाती हूँ कि वो आए और हमारे गेस्ट का परिचय दें और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समीक्षा। Yeah, thank you so much, Parul. Good evening, everyone, and welcome in today's session. And I know, Parul, that you will agree with me when I say that many important aspects of life are frequently ignored or undervalued until we face them directly. Yes. Usually during tough times, grief, or major changes in our lives. These experiences trigger strong and lasting understanding. But we must say, under the guidance of Dr. Surekha Ramachandran, we as Humsuffers have come a long way and been discussing topics which have been very, very important and which life, brings in each one of us life. And we have been regularly discussing these important and often ignored aspects of life. So planning for the future includes making decisions about your healthcare. A living will, which is a very important topic of discussion of today, and it becomes a very important document and plays a significant role in each one's life. This document talks about the medical treatments one would want or do not want if one loses the ability of communicate.
And for discussing the significant aspect of all the aspect of this medical legal document, we have with us Mr. Jitendra Solanki sir, and he is not a new face for the Humsafars, but still I would like to mention a few things about him, because we are constantly expanding and having new parents joining the Humsafar family. So, Mr. Jiten Solanki, sir, is a SEBI registered investment counselor with the certified financial planning designation. He's located in UP, and he has more than 15 years of expertise in the financial services sector, helping families and their financial well-being, especially for the different causes. So we have been seeing him very, very active. He's an MBA in finance, and he's done his IIT from Roorkee. He began working as a practicing financial planner from 2011, if I'm not wrong. And he's specializing in investment management and the development of comprehensive financial strategies for a wide range of clients worldwide. In addition to trust and wills, Jiten sir excels in estate planning, which includes succession planning, though through plan special needs. He has created a thorough awareness program and specialized services for families with children who require extra care. And the only book, and he has authored a book also. If you were with us in Lucknow, many of us have seen it, got it, and read it. And he has been a constant support since we have. Rekhama has brought him on board. Thank you, Jitendra sir, for always being there and always, being readily available for us when issues like such important aspect we discuss. Over to you, sir. A very, very warm welcome from me, Parul, and Humsafar families. Thank you, Sami. Thank you, Parul. Thank you, Rashmi ji, and thank you to Humsafar family. And today what I am going to discuss is an important topic, though not many of us think about, और हम लोग सोचते भी नहीं है. पहले ये प्रोविजन था भी नहीं, और ये प्रोविजन 2012 में आया. बट एक ऐसा सिचुएशन जिसको हम लोग पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं. जानते हैं ये होता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं है. तो हम लोग बात करेंगे एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस सिचुएशन पे हमको हेल्प करता है. देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा प्रोविजन जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सके, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. और लिविंग विल हम समझेंगे क्या है, बट ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर आप बाहर के देशों में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, तो यूएस में सबके लिए मैंडेटरी है, वहां पे कंपलसरी है ये लिखना. बट इंडिया में 2012 में आया. अगर लिविंग विल नहीं था तब क्या था? देखिए, फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते थे हमारी, डिसएग्रीमेंट होता था कि अच्छा, हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, और हम आमतौर पे देखते हैं कि एंड ऑफ लाइफ स्टेज पे है. ओके, कोई फैमिली मेंबर एंड ऑफ लाइफ स्टेज पे है, हॉस्पिटल ने उसको वेंटिलेटर पे रख दिया. अब हॉस्पिटल बोलता है वेंटिलेटर पे लाइफ चल सकती है आगे. आप फैमिली मेंबर डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए, तो आप सब कुछ हॉस्पिटल पे छोड़ देते हैं. इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि ये सिचुएशन जब प्रोलॉन्ग होती है, और कोई मेडिकल कंडीशन कोई भी जब प्रोलॉन्ग होती है, तो इमोशनल तो सब कुछ होता ही है, सेटबैक है या इमोशनल डिसीजंस हैं. बट तो एक इमोशनल डेडलॉक होता है, फैमिली कन्फ्लिक्ट होते हैं, हमेशा डिसएग्रीमेंट रहेगा. एक फैमिली मेंबर बोलेगा नहीं, अभी इससे ज्यादा नहीं. ओके, एक फैमिली मेंबर बोलेगा नहीं, अभी हम कंटिन्यू रखेंगे. और अब हॉस्पिटल अपने डिसीजन, अपना ओपिनियन आपको बताते रहेंगे. तो एक फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं. दूसरा, फाइनेंशियल ड्रेन. कोई भी हॉस्पिटल बिल किसी भी तरह का जितना लंबा होगा, उतना आपकी फाइनेंशियल जेब में इम्पैक्ट करेगा. और अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां पे बिलिंग सबसे हाई होने वाली है, आईसीयू है या फिर
एंड ऑफ द लाइफ सिचुएशन है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बिलिंग सबसे हाई होती है। और आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन के साथ ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो एक मॉडर्न मेडिसिन कैन कीप अ बॉडी अलाइव ऑन मशीन फॉर ईयर्स। वो मशीन पे है ऐसी लाइफ सिचुएशन में और ईयर्स तक चल सकता है। होता क्या है, ज्यादातर फैमिलीज, अगर आप स्टोरीज भी आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी, आप सुनते भी होंगे कि किसी की मेडिकल कंडीशन थी, सालों तक हॉस्पिटल में रहा और फैमिली ने अपना घर भी बेच दिया, जेवर भी बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, तब भी वो नहीं बच पाया। तो इमोशनल तो होता ही है, लेकिन वो जो फाइनेंशियल ड्रेन होता है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इन्हीं दो सिचुएशंस को देखते हुए लिविंग विल का कंसेप्ट आया 2012 में। मैं ये रीसेंट केस है, हम सब ने सुना, बहुत न्यूज में आया, हरीश राणा का केस है। अब मैं स्पेसिफिकली लेके आया हूं इसको, सिर्फ इस केस को यहाँ पे डिस्कस करने का सिर्फ कारण है लिविंग विल को समझना। वो केस क्या था, सही था नहीं था, उस पे हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले चुका है, लेकिन सिर्फ समझ रहे हैं। हरीश राणा था, एक्सीडेंट हुआ 2013 में, 19 साल का लड़का था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, 4th फ्लोर बालकनी से गिर गया, सिवियर ब्रेन इंजरी हुई थी, जो 100% डिसेबिलिटी हो गई उसको। और हम सिचुएशंस वहीं पे बात कर रहे हैं जब 100% डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, और हम सबकी एज में वो आएगा, चाहे हम ओल्ड एज पे, हम लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ वो सिचुएशन आएगी। रियलिटी क्या है, हरी स्पेंड 13 ईयर्स इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, पीवीएस स्टेट बोलते हैं, जिसपे कि उसको केवल फीडिंग ट्यूब से फीड किया जा रहा था, उसको नहीं पता था सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो ये उसकी सिचुएशन थी जो 13 साल तक प्रोलॉन्ग हुई। प्रॉब्लम ऑब्वियसली उस वक्त नहीं थी, तो मैं उसको उससे नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, लिविंग विल नहीं थी कोई भी। फैमिली का क्या था, एजिड पेरेंट्स थे, उन्होंने उसका केयर किया, 13 साल तक किया, इमोशनल तो हुआ ही, लेकिन फाइनेंशियल एग्जॉस्शन हुआ। आई रिमेम्बर जो केस आया था उसमें फैमिली ने अपना घर भी बेच दिया था, और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। लीगल बैटल थी, क्योंकि देयर वाज नो रिटर्न डायरेक्टिव, तो फैमिली हैड टू फाइट ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ हिम अ पीसफुल एंड। अब ये जो सिचुएशन है हरीश राणा की, इसमें कोई भी ऐसा इंडिया के अंदर प्रोविजन नहीं था, कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं था इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एंड फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, लीगल बैटल हुई, लीगल वे गया, और 2024 से 26 में चला। एंड आई थिंक फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन लिया। और आई रिमेम्बर जब वो डिसीजन लेते हुए द जज वाज आल्सो क्राइंग, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज वाज आल्सो क्राइंग, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है ये डिसीजन लेना। दिस वाज फॉर अ वेरी यंग बॉय। खैर, दिस वॉज फॉर अ वेरी यंग गाय, बट हम लोग खुद का अगर हम कंसिडर करें, तो हम जब ओल्ड एज पे जाएंगे तो ये सिचुएशन आएगी या आ सकती है किसी भी कारण से। तो सब कुछ इमोशनल और वो सब कुछ रहेगा, लेकिन जो फाइनेंशियल ड्रेन होगा, हम ऑलरेडी जो है इतने एक्सपेंसेस के साथ बर्डन में है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और फाइनेंशियल ड्रेन हो जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फाइनेंशियली कितना इम्पैक्ट करेगा। तो विदाउट अ लिविंग विल डिसीजन फॉल्स टू द कोर्ट विच कैन टेक ईयर्स। कोर्ट इतनी आसानी से डिसीजन नहीं लेते हैं, राइट? तो लिविंग विल इज एन एक्ट ऑफ लव फॉर योर पेरेंट चिल्ड्रन, स्पेयरिंग देम फ्रॉम लीगल बैटल्स एंड गिल्ट। मैं यहाँ पे पेरेंट चिल्ड्रन दोनों ही है, एक अपने पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, भाई यहाँ पे पेरेंट्स का था, आप रिवर्स चले जाइए, चिल्ड्रन के लिए भी हो सकता है, अगर पेरेंट्स इस सिचुएशन में प्रोलॉन्ग चले जाएं, तो कोई भी हो सिचुएशन के लिए सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो फाइनेंशियल होता है। इमोशनल को तो हम भर नहीं सकते, वो कुछ नहीं, उसका हम लोग नहीं कर सकते, बट फाइनेंशियल होता है। तो क्या फाइनेंशियल सिचुएशन को हम कम कर सकते हैं, या फाइनेंशियल इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं? तो इसी के लिए लिविंग विल बना है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया था इंडिया में। आज के अंदर आप अपनी लिविंग विल लिख सकते हैं। लिविंग विल होता क्या है? बेसिकली एक एडवांस्ड में मेडिकल डायरेक्टिव होता है, यानी कि आप एडवांस्ड में ही इस सिचुएशन को आप लिख रहे हैं। तो यू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकल केयर इफ यू बिकम टर्मिनली इल एंड कैन नॉट स्पीक, या फिर लास्ट सिचुएशन जहां से जो रिवर्सेबल हो, इरिवर्सेबल हो, सॉरी, जो सिचुएशन इरिवर्सेबल हो। सो केयर राइट द राइट टू डाई विद डिग्निटी,
पैसिव एनुथुसिया यहाँ पे मेंशन है, बट इट्स नॉट, वहां पे मैं ये नहीं लिखता हूँ कि मुझे क्या दिया जाए, वहां पे बस मैं ये लिखता हूँ कि अगर मैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया, सो दिस इज अ डायरेक्टिव टू माई फैमिली मेंबर्स एंड टू माई डॉक्टर्स टू डू दिस। स्पेसिफाइज व्हेन टू स्टॉप लाइफ प्रोलॉन्गिंग ट्रीटमेंट। एक लिविंग विल सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि इट स्पेसिफाई कि लाइफ प्रोलॉन्गिंग ट्रीटमेंट कहाँ स्टॉप करने हैं, कहाँ वो एंड करने हैं। दैट्स द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग अ लिविंग विल, बिकॉज ये डिसीजन फैमिली नहीं ले पाती है वो, और यही उसकी वजह से वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। अब ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि विल तो ऑलरेडी है, तो ये लिविंग विल क्या है। ओके, तो लिविंग विल, जो विल को अगर हम सब जानते हैं, लिविंग विल डेथ के बाद एक्टिव होता है, और वो आपके एसेट्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करता है कि आपकी डेथ के बाद आपके एसेट किसको जाएंगे। लिविंग विल जो है वो आपकी लाइफ टाइम में एक्टिव रहता है, और इसका जो डिसीजन होता है वो हेल्थ केयर पे होता है। एसेट के बारे में लिविंग विल कुछ नहीं लिखता है, उसके लिए लिविंग विल में कुछ नहीं है। लिविंग विल सिर्फ हेल्थ केयर डिसीजन को करता है, इसीलिए हम इसको एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव बोलते हैं, कि एक डायरेक्शन दिया है, डायरेक्टिव दिया है एडवांस्ड में, कि अगर कोई मेडिकल सिचुएशन होती है, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, और दिस इज व्हाट दे हैव टू डू। तो विल और लिविंग विल में यही मेजर डिफरेंस है। विल एसेट पे फोकस करता है, डेथ के बाद एग्जीक्यूट होगा। लिविंग विल डेथ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, डेथ से ठीक पहले की सिचुएशंस होती है उसमें एग्जीक्यूट होता है, और वो सिर्फ हेल्थ केयर डिसीजन पे ही होता है। एसेट में उसका कुछ भी मेंशन नहीं होता है, ना उससे रिलेटेड कोई डायरेक्टिव होता है। अब क्यों एसेंशियल हो जाता है लिविंग विल लिखना? सो मेंटल कैपेसिटी, द पर्सन क्रिएटिंग द विल मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड एक्टिंग ऑफ देयर ओन फ्री विल विदाउट एनी प्रेशर। जब भी आप लिविंग विल लिख रहे हैं तो आप साउंड माइंड में होने चाहिए। ओके, आपसे अगर कोई जबरदस्ती लिखवाएगा, दैट इज नॉट अ वैलिड लिविंग विल। क्लियर इंस्ट्रक्शन, इट मस्ट स्टेट क्लियरली व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी विथड्रॉन और विदहेल्ड। तो उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए कि कोई भी ऐसा प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट किस स्टेट में स्टॉप हो जाना चाहिए, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। नेम्ड गार्डियन, तो यू विल अपॉइंट अ गार्डियन who will authorize to give consent to the medical board to implement your wishes. एग्जीक्यूशन, सो एग्जीक्यूशन कैसे होता है? तो व्हेन यू राइट अ लिविंग विल, देन यू हैव टू विटनेसेस ऑल्सो, यू हैव टू साइन द लिविंग विल इन द प्रेजेंट ऑफ टू विटनेस। फिर वो लिविंग विल जो है नोटराइज की जाती है, वो उसको आप नोटराइज करते हैं, रजिस्टर नहीं करते, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। और फिर उसके बाद जो कॉपी आपको मिली, ये कॉपी आप अपने फैमिली मेंबर या फैमिली डॉक्टर हो, या साथ में लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वहां पे ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रख सकते हैं। इसमें एक रिवोकेबिलिटी क्लॉज भी लिखा जाता है कि अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो गई जहां से मैं रिवर्स हो गया, तो फिर ये लिविंग विल नलीफाई हो जाएगी। ओके, तो ये लिविंग विल एक्ट में नहीं रहेगी। तो ये रिवोकेबिलिटी क्लॉज भी इसमें लिखा होता है। तो जब भी आप लिविंग विल लिखते हैं, आप एक लिविंग विल लिखते हैं, क्लियर डायरेक्टिव होता है, एक गार्डियन अपॉइंट करते हैं अपनी फैमिली में से, जो डिसीजन लेगा फैमिली मेंबर से, वो डिसीजन मेडिकल बोर्ड को जाता है। तो दो विटनेसेस के साथ आप जो है साइन करते हैं और इसको नोटराइज कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज अ लिविंग विल। और कंटेंट बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है इसका कंटेंट। ड्राफ्ट कैसे की जाती है? तो सिंपल प्रोसेस है, आपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया मेडिकल इंस्ट्रक्शन के साथ, स्पेशल मेडिकल कंडीशंस के साथ, दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साथ आपने जो है साइन किया, एक उसमें एग्जीक्यूटर आपने अपॉइंट किया, कौन एग्जीक्यूट करेगा उस लिविंग विल को आपने अटेस्ट करवाया नोटरी पब्लिक से, और अपने फैमिली डॉक्टर्स और लोकल म्यूनिसिपल को आपने ये कॉपी दे दी। ये आसान सा प्रोसेस होता है लिविंग विल का। कस्टोडियन और एग्जीक्यूटर का क्या रोल होता है? तो आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटर हर विल में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लिविंग विल हो चाहे विल हो, वो एग्जीक्यूटर इज द पर्सन जो कि उसको एग्जीक्यूट कराने का प्रोसेस पूरा संभालता है।
जैसे विल में आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं किसी को, तो उस विल के अंदर जो डेथ पे एग्जीक्यूट होती है, राइट फ्रॉम रीडिंग द विल टू लास्ट पेनी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू लीगल हायर, पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूटर संभालता है। इसमें भी पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूटर संभालेगा। दे एंश्योर डॉक्टर्स फॉलो योर रिटर्न विशेस, तो एग्जीक्यूटर एंश्योर करेगा कि डॉक्टर्स जो हैं इस विल को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। और मेडिकल बोर्ड, जो हॉस्पिटल है वो एक मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करेगा। एग्जीक्यूटर अपना इसको एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसेस बताएंगे, मेडिकल बोर्ड को कंसेंट जाएगा, मेडिकल बोर्ड अपना डिसीजन लेगा, अपना ओपिनियन लेगा, और अपना ओपिनियन मेडिकल बोर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देता है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि ये विल एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। दैट इज द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्टिवेशन जो मैंने अभी बताया, एक्टिवेटेड लिविंग विल एक्टिवेट कब होती है? पहली बात, केवल टर्मिनल इलनेस और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट जो होता है, या जिसको हम इरिवर्सिबल सिचुएशन बोलते हैं, तभी एक्टिवेट हो सकती है। इसलिए वो रिवोकेबिलिटी का क्लॉज आता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे आपकी हालत ठीक हो गई, लिविंग विल एक्टिवेट नहीं हो सकती। ओके। रिक्वायर्स वेरिफिकेशन बाय 2 इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स, तो ये इसका एक सेफ्टी लॉक है। मेडिकल बोर्ड्स को वेरिफिकेशन करना पड़ता है लिविंग विल का, और उनको वो ओपिनियन देना पड़ता है। जो भी गार्डियन एग्जीक्यूटर अपॉइंट है वो फाइनल कंसेंट देगा प्रोसीड करने के लिए, कि ये लिविंग विल प्रोसीड की जाए। तो वो अपना कंसेंट लिविंग विल के साथ मेडिकल बोर्ड को दे देगा। मेडिकल बोर्ड फिर वेरीफाई करेगा, इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, वो वेरीफाई करेगा, और फिर मेडिकल बोर्ड जो है अपना ओपिनियन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास देगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल देन फाइनली डिसाइड टू एक्टिवेट द लिविंग विल। ओके। But so basically, stop heroic measure, ventilation, life support that only prolong suffering. So हर डिसीज हर सिचुएशन में नहीं है कि वेंटिलेटर लगा हुआ है तो लिविंग विल एग्जीक्यूट होगी। नो, ये जो भी प्रोसेस बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा, डॉक्टर्स ये कंफर्म नहीं करेंगे कि हाँ अभी सिचुएशन इरिवर्सिबल है, नहीं हो सकती, तब तक जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपना फाइनल डिसीजन देना होगा, सब कुछ समझने के बाद, कि ये लिविंग विल एक्टिवेट की जा सकती है। बट हाँ, फैमिलीज को, बहुत सारी फैमिलीज को उन सिचुएशन से जरूर हेल्प मिलेगी जहां पे वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जब तक हॉस्पिटल रखेगा तब तक वो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। Why every parent needs a living will? You stay in control, so you decide how you want to be treated even if you are unconscious. No one has to argue about what dad would have wanted. वो होती है ना सिचुएशन की शायद डैड ये चाहते थे। ओके, तो उन सिचुएशन में बहुत टाइम स्पेंड होता है, झगड़े भी होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सेव योर फैमिली मनी, प्रिवेंट हॉस्पिटल्स बिल फ्रॉम ईटिंग अप द मनी यू सेव फॉर योर चिल्ड्रन। राइट, तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ जमा कर रहे हैं उसकी केयर के लिए, अगर उसी में से अगर इन सिचुएशंस में अगर पैसा चला गया तो वो ऑलरेडी डिप्लीट हो जाएगा। यू कैन रिलैक्स नोइंग यू वोंट बी केप्ट अलाइव ऑन अ मशीन अगेंस्ट योर विशेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स हैं, राइट, सिंगल पेरेंट्स के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन होगा डिसीजन लेने के लिए। ओके, तो आप ही हैं, आप ही को अपना भी डिसीजन लेना है और अपने बच्चे का भी डिसीजन लेना है। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम वो लाइफ एंड वाली सिचुएशंस को सोचते नहीं है, बट क्योंकि ये प्रोविजन आ गया है तो जरूरी है कि ये सोचा जाए। Natural goodbye, it ensures your final moments are about love and dignity, not tubes and wires. Okay, so वो प्रोलॉन्ग सिचुएशन जो फाइनेंशियली ड्रेन करेगा, जो नहीं होनी चाहिए थी, इस लिविंग विल के डॉक्यूमेंट से वो सिचुएशन नहीं होगी। कॉमन मिथ जो जनरली इट्स लाइक सुसाइड, नो, इट इज अलाउइंग अ नेचुरल डेथ, डॉक्टर्स विल स्टॉप केयरिंग फॉर मी, पैलिएटिव कंफर्ट केयर कंटिन्यूज अंटिल द वेरी एंड, इट्स परमानेंट, यू कैन ऑलवेज कैंसिल और चेंज इट एनी टाइम व्हाइल यू आर कॉन्शियस। ये सर्टेन मिथ हैं जो ध्यान रखे, ऐसा नहीं है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इम्प्लीमेंट किया था तब बहुत टिपिकल प्रोसेस था,
इतना आसान इम्प्लीमेंटेशन नहीं था इसका, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाया, तो इम्प्लीमेंटेशन भी अभी उतना आसान हो गया है। और जो लिखना और नोटराइज करना, तो डॉक्यूमेंट भी बनाना आसान हो गया है। तो जब दोनों चीजें आसान हैं, तो व्हाई नॉट क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट सो दैट यू आर फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। So, a living will provides clarity, prevent suffering, and save your family from legal trauma. Don't let your Hamlet moment to be or not to be decided by a courtroom. Call to action, draft your directive today. Your dignity is your choice. तो आप उस डिसीजन को आप अलग डायरेक्शन में ना ले जाओ। ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको पता है प्रोलॉन्ग हो सकती है सिचुएशंस, तो अगर आपके हाथ में है कि आपकी फैमिली को उन चीजों से बचाया जा सकता है, तो व्हाई नॉट क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट, so that financially your family don't have to spend so much money on the treatment which might not be required. Okay, so that's on living will. नॉट मच टू राइट ऑन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें। एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जो इरिवर्सिबल है, तो प्लीज, इट्स अ डायरेक्टिव टू माय गार्डियन, इट्स अ डायरेक्टिव टू माय डॉक्टर्स दैट remove ventilators, or whatever you write, that move me out of this situation and let me die peacefully from there. The only thing this document does is, emotional everything set aside, कि save your family from that financial implication which a lot of families are facing today because of this situation. Yes. Thank you so much, Jitin sir, for giving us that comprehensive understanding of the document. And yes, that understanding, like being close to reality, is the most, appreciated way of living. And yes, in recent, thanks to the technology, social media, and the media channels, they have bring about such cases which really makes us think that if something like this happens to us, then how our family should navigate those times. And it also reminds me of one of the Bollywood movie in which this emotional struggle was clearly defined by the actors, where all of a sudden the lady of the house dies, and how that father and the daughter are arguing, on certain aspects, that अगर माँ होती तो शायद ये चाहती और वो चाहती. So it's better to have such a directive. Parul, you will agree with me, to while you are बिल्कुल alive, you बिल्कुल must have such a directive where you can बिल्कुल tell people, your loved ones, that this is what should be done. Yeah, over to you. बिल्कुल समीक्षा। और जितेंद्र सर, यहाँ पर एक दो सवाल मेरे हैं, मैं पहले वो पूछ लेती हूँ। एंड दोस्तों, अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जितेंद्र सर, अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और मैं अभी पूरे अपने होशो हवास में हूँ, और मैं ये लग रहा है कि आगे हो सकता है कि मैं वेंटिलेटर पर चला जाऊं या फिर मुझे कुछ और हो सकता है, तो क्या हॉस्पिटल में भी, अभी तक मैंने विल नहीं बनाई, तो क्या हॉस्पिटल में ये विल बनाई जा सकती है? लिविंग विल आप जब तक बना सकते हैं जब तक आप वो मेंटल साउंड माइंड में है, तब तक वो लिविंग विल बनाई जा सकती है। ओके, देखिए, लिविंग विल बनाने का जो लीगल क्राइटेरिया होता है वो ये कि आप उस साउंड माइंड में होने चाहिए जहां पे आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो साउंड माइंड की डेफिनेशन क्या होती है कि आप चीजों को समझते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। तो जब तक आप उस स्टेट में है तब तक आप कर सकते हैं। अगर उस स्टेट से आप बाहर निकल जाएंगे तब आप नहीं बना सकते। जी। एंड अगर एक बार कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मैं उस स्टेज पे जाके और वापस आ गया हूँ, तो क्या विल दोबारा बनानी पड़ेगी? मान नहीं, लीजिए मैं लिविंग विल दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। लिविंग विल जो है आपकी एक्टिवेट वही विल रहेगी, एक्टिवेट केवल उस समय होगी जिस वक्त आप उस सिचुएशन में पहुंचेंगे। जी। ओके, देखिए, जब लिविंग विल लिखते हैं तो आप उसमें क्लियरली लिख देते हैं कि अगर रिवर्स हो गई सिचुएशन तो ये लिविंग विल एक्टिवेट नहीं होगी। तो जब तक वो जी। सिचुएशन रहेगी जहां आप रिवर्स होके वापस आ गए, तो तब तक जो है ये एक्टिवेट नहीं होगी। ये एक्टिवेट तभी होगी जब आप उस सिचुएशन में पहुंच गए और अब सिचुएशन इरिवर्सिबल है।
Mm. ये तभी एक्टिवेट होगी, वरना एक्टिवेट यहाँ पे नहीं हो कुछ सकती। सवाल आ रहे हैं जितिन सर, Yes. चैट बॉक्स में कुछ One सवाल thing, हैं। one thing I had to ask, which is related to the first thing asked by Subhalakshmi ma'am. Sir, suppose I have written on plain paper my, will, what I want, and life turns into such a situation that I land up in hospital, and it comes. It has not been notarized, but people around me, they know it is my handwritten or my written will, and so in that case, because you said that registration is not required, but notarization is important. Notary will, notarize that. So what will happen to the document? Will it be considered, or what are the No, implications for ideally that? not. See, the point is, when it goes to a judicial magistrate, okay, so what are they looking at? Even the medical board, what are they looking at? When is this will prepared? Okay, were you in a state of mind, right? Plus, it requires signing of those two witnesses also. Who are those two witnesses? Okay, I mean, if they are only around people, so was it still, written when you in a sound state of mind? So all those Yeah. questions will arise, okay, unless and until those can be answered, it's difficult. But yes, to be fully active, to be notarized, okay, first of all, you need to sign it, and sign it in the presence of two witnesses, right? एंड जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपने साइन कर दिया, विटनेस ने साइन कर दिया और वो नोटराइज के लिए चली गई। वो नोटराइज पे ही होता है जहां आप भी साइन करते हैं और विटनेस In भी front. साइन करता है। तो Yeah. हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल होगा इस तरह की लिविंग विल लिखना, ओके, अगर आप Okay. उस सिचुएशन में जाने वाले हैं तो उस वक्त बहुत मुश्किल होगा। Okay. So one should write it when everything is in control of in Yes. one's hand. So a question comes from Rajesh Matreja ji, and he's raised hand also. I'll read the question first. He want to ask that if we have a special dependent and we don't want them to, suffer at the end, how is that handled? Who can be the executor if they only have the special dependent? राजेश जी, So, अगर yeah. कुछ ऐड ऑन करना है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। Yes, sir. You can continue till. So definition of executor is, it's not necessarily has to be a family member. It can be a friend circle, it can be an advocate, it can be anyone, okay, whom you trust, right? It can be any other parent also. So executor is not necessary from a family. Okay, so look at who can be the trusted person at this situation, okay, and then you appoint that person as an executor. No, my sir, Rajesh ji? sir, my question is a little, I'll add to it a little different Yeah, also. See, yeah. now from this I understand that living will हम अपनी खुद की बना सकते हैं, right? अब मेरा एक स्पेशल डिपेंडेंट है, हम सबके हैं जी स्पेशल, मान लीजिए कोई चाइल्ड है, एडल्ट है अभी, जी एंड जी ही और शी रीचेस अ वेजिटेटिव स्टेट, जी obviously he cannot write a will himself, so राइट and you don't want to prolong the agony, तो उस राइट। केस में क्या किया, कैसे हैंडल होगी वो सिचुएशन? उस केस में सर जो भी लीगल गार्डियन होगा वो डिसीजन लेगा, ओके, जो भी लीगल गार्डियन है वो डिसीजन लेगा। तो कोई ना कोई लीगल गार्डियन होगा उस वक्त, आपको लीगल गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा अपने बेटे के लिए, नहीं, लीगल पर्सनल अफेयर गार्जियन के तो लिए। होगा सर, बट देन लीगल गार्जियन हाँ, विल ही हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, लाइक जो अभी हमने, ये जो आपने हर्षित राणा का केस नहीं, बताया। हाँ, थोड़ा सा सिचुएशन उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर उसको इस सिचुएशन में है जहाँ पे चाइल्ड जो है उस इरिवर्सिबल सिचुएशन में पहुंच गया, ओके, सो कोई लिविंग विल तो वो नहीं लिख सकता खुद के लिए, तो गार्डियन ही को ही डिसाइड करना है कि कैसे किया जाए। तो ऑब्वियसली गार्डियन विल सिट डाउन विद द हॉस्पिटल बोर्ड एंड देन डिसाइड। कोर्ट के पास जाया जा सकता है वो डिसीजन लेने के लिए कि फाइनली टू गिव दैट। तो अभी देखिए, अभी क्या है ना, अभी हम उसमें कि इस सिचुएशन के लिए अभी कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, ओके। अब ये सिचुएशन भी सामने आएगी तब जाके इसके भी सॉल्यूशन आएंगे कि क्या किया जा सकता है। बट अभी इसका मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है, लिविंग विल वहां पे नहीं लिखी जा सकती, और एज अ गार्डियन उसकी एक लिमिट है कि वो कहाँ तक डिसाइड कर सकता है, ओके। तो हम्म। मैटर वो बिल्कुल कोर्ट में जा बिल्कुल। सकता है हाँ, और फाइनल डिसीजन के ये लिए। ये जितिन जी, यहाँ पे इस सवाल को मैं और ज्यादा आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज इसमें ऐसे भी कुछ क्लॉज होंगे कि कहाँ तक आप डिसीजन ले सकते हैं और कहाँ
मेडिकल वेटरनिटी जो है वो भी डिसीजन नहीं ले सकती और आप भी नहीं ले सकते, वहां शायद आपको कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ती होगी। तो क्या हाँ तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरा कोई ऐसा फैमिली मेंबर या कोई भी जो है बुजुर्ग है वो उसमें फंसे हुए हैं और हम ये डिसीजन ले रहे हैं, डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो वहां हम अपनी विल बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है कि हमें कोर्ट जाना पड़ता है? देखिए, कोर्ट वहां जाना पड़ता है जहां ऐसी कोई लिविंग विल ना हो, क्योंकि आप भी डिसीजन नहीं ले सकते, मेडिकल बोर्ड भी डिसीजन नहीं ले रहा है। लिविंग विल के केस में आप जब डिसीजन लेते हैं तो लिविंग विल एक्टिवेट हो जाती है। मेडिकल बोर्ड को आपने लिविंग विल उनको बता दी, आपने बता दिया कि इस पर्सन ने लिविंग विल लिखी हुई है। वो लिविंग विल मेडिकल बोर्ड देखता है, उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फाइनली डिसाइड करेगा कि इसको एक्टिवेट कर दिया जाए। तो जहां लिविंग विल लिखी है और लिविंग विल बनाई गई है इसीलिए कि इस प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दिया जाए, लेकिन जहां लिविंग विल नहीं लिखी है तो वहां पे फिर कोर्ट में ही मैटर जाएगा, अगर कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो। हाँ, यानी कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती होंगी जहां डॉक्टर ये बताएंगे कि इनको अगर हेल्प हम देते रहेंगे तो ये सालों साल रहेंगे, है ना? तो उस जगह पे डॉक्टर भी नहीं ये डिसाइड करेंगे, अदरवाइज तो हर कोई अपने आप ही हाँ डिसाइड कर लेगा। हाँ, तो वो सिचुएशन अगेन अब इसमें वही सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि लिविंग विल अगर लिखी है, अब देखिए दोनों बातें हैं, मेडिकल बोर्ड भी बड़ा कॉशियस हो जाएगा, उसको भी ओपिनियन बहुत सोच समझ के देना होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल बोर्ड ने लिया और सडनली डिसाइड कर देगा। दे विल थिंक थॉरोली, और उनको लगता है कि नहीं, अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, तो वो अपना ओपिनियन वही देंगे कि अभी एक्टिवेट ना की जाए, अभी सिचुएशन है जहां पे शायद इंप्रूव हो सकते हैं। मेडिकल बोर्ड को अपना ओपिनियन देना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, तो वो जो भी ओपिनियन होगा, चाहे वो फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, वो ओपिनियन देंगे। और अगर अगेंस्ट में हुआ तो वो एक्टिवेट नहीं होगी लिविंग विल, वो सिचुएशन ऐसी ही चलती रहेगी। यस यस। Jitendra sir, you are talking about medical board so many times. So medical board, is it a specific board which is decided by an administration, or any doctor we can take on board as a person who can, as a No, medical not any board. So what happens wherever the treatment is going on, okay? So that hospital will constitute a medical board, okay, of Okay. independent medical board who are not involved in the treatment. They will constitute a medical board who will decide. Okay, so it's nothing nominated in living will, but it is something which is No. It's not. It's not. Living will में you cannot nominate any medical board. Nothing. Living will में you just tell your wish. That wishes. medical Yeah, board understood. is the priority of hospital to set up and constitute a Yes. medical board. Yes. सर So राजेश अगेन, Rashmi, सॉरी आई एम आस्किंग वन मोर क्वेश्चन। ये yes. Yes, लिविंग Rajesh विल, जी। अच्छा मैंने लिविंग विल लिख दी और मैं तो उस स्टेट पे पहुंच गया जहां मैं वेजिटेटिव स्टेट में हूँ मान लीजिए, जी तो जी वो लिविंग विल को अब एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटर की है, राइट? जी जी। तो इट इज द ओनस ऑफ द एग्जीक्यूटर की वो मेरी लिविंग विल प्रोड्यूस करे और बोले कि भाई ये ऐसा लिख कर गए हैं, बोल के गए हैं, तो अब इनका देखिए सर, जो कुछ भी है। एग्जीक्यूटर की होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अब मान लीजिए एग्जीक्यूटर नहीं है उस वक्त, तो कोई भी फैमिली हाँ मेंबर जिसके पास लिविंग विल है कॉपी, ओके, वो हाँ। जा सकता है, वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। और तब मान लीजिए कोई डिस्प्यूट करता है तो वो उसका तो फिर कोई अंत ही नहीं है, राइट? अब डिस्प्यूट हो जाएगा तो फिर तो उसका तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हाँ, डिस्प्यूट तो फिर फिर तो कोई कोर्ट में ही अंत ही जाते नहीं हैं। है। हाँ, करेक्ट, बट मैं समझ गया। लिविंग विल बनाई इसलिए गई है ताकि ऐसे सिचुएशन में डिस्प्यूट कम Come. होंगे डिस्प्यूट ओके। ऐसे। ओके, क्योंकि हाँ डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है, फैमिली मेंबर को अब डिसाइड नहीं करना है, फैमिली मेंबर को उस डॉक्यूमेंट के बेस पे डिसाइड करना है जो आपने लिख के दिया है उनको। Yeah. ओके, तो फैमिली मेंबर को खुद अपने आप से पूरा डिसीजन नहीं लेना है। अब फैमिली मेंबर को ये डिसाइड कर, तो फैमिली मेंबर वो डॉक्यूमेंट बोर्ड को दे देंगे, अब फिर बोर्ड को डिसाइड करना है कि क्या किया जाए। तो ओके। मल्टीपल लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो इन्वॉल्व हो गई है, तो इसलिए चीजें आसान हो गई हैं, डिस्प्यूट के चांसेस थोड़े कम हो जाते Come. हैं। कम हो गए। Yeah. Yeah. ठीक है। Okay. थैंक यू। Rashmi ma'am, you have raised hand. Would you like to ask some? Yeah. कल आप Rashmi, सर just अपने unmute. Yes, हाँ we can है, hear you आवाज now. आ रही है? Yes, हाँ, we can hear you. सोलंकी सर, लाइक आपने लीगल गार्डियनशिप बोला कि अगर हमारा Hmm. स्पेशल बच्चा
खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है और ऐसे स्टेट में आता जी है, तो लीगल जी गार्डियनशिप होना कंपलसरी कैसे हो जाता है सर? सर सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग तो है हमारे इस बच्चों के लिए दिया हुआ। सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग हर बार का सर जो बैंक में भी तो लीगल गार्डियनशिप कंपलसरी नहीं है अब इट्स नहीं नॉट नहीं कंपलसरी, किसने काफी जगह किसने नहीं है बोला? कंपलसरी ना। नहीं नहीं, लीगल कंपलसरी गार्डियनशिप नहीं है। कंपलसरी है। नहीं सर, बैंक में तो नहीं है। ऐसे ही ओपन कर सकते हैं हम अकाउंट इफ द चाइल्ड कैन साइन। जो हम बैंक में ऑपरेशन से भी अकाउंट होता है। नहीं नहीं नहीं, जो बैंक में अकाउंट ओपन हो रहा है वो दूसरा फैक्टर है, वो अंडर गार्डियनशिप नहीं ओपन हो रहा है। उस केस में जो बैंक में अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जो अंडर हम्म। गार्डियनशिप नहीं है, उस केस में आप उसके बिहाफ पे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, बैंक ने आप अकाउंट ओपन किया, या तो उसका इंडिविजुअल अकाउंट कर दिया या उसका जॉइंट अकाउंट कर दिया आपके साथ। जॉइंट हम्म। अकाउंट का मतलब है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक एडल्ट इंडिविजुअल है जिसके बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, और उसमें आप उसके जॉइंट होल्डर हो। जैसे हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट हो गया, ऐसे ही उसका और आपका जॉइंट अकाउंट हो गया। राइट, वो उसके बिहाफ पे आप तभी डिसीजन ले पाओगे जब वो अंडर गार्डियनशिप होगा। ओके, वरना डिसीजन नहीं ले सकते आप। राइट, तो लीगल गार्डियनशिप वहां मैंडेटरी हो जाता है जहां आपको उसके बिहाफ पे डिसीजन लेना है। सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग होगा वहां जहां वो कंसेंट दे सके। अब ये आपको देखना है whether he is a person who can give consent on these matters to you. Okay. सर एक एग्जांपल मैं देना, अभी हाल ही में मेरी बेटी का कैटरेक्ट Yes. का सर्जरी हुआ। हमने उसको जी समझाया कि ऐसे ऐसे शी न्यू कि उसका सर्जरी होने वाला है, तो उसके लिए हमने परमिशन देना है डॉक्टर को, उसको समझाया तो उसने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया। यहाँ तो चल गया, बट इस मैटर में चलेगा क्या? अगर नहीं हम उसके चलेगा, नाम क्योंकि का यहाँ पे विल मनी बनाते मैटर है। हैं, यहाँ पे उसके नाम नहीं, से लिविंग विल लिविंग विल बनाते हैं जैसे। नहीं नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, लिविंग विल का पहले ही कंसेप्ट ये है कि साउंड स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, मतलब आप खुद से डिसीजन मेकर होने चाहिए। ओके। अच्छा, जो आपने बात कही जहां पे हॉस्पिटल में चला, तो देखिए हम्म। हॉस्पिटल लीगल गार्डियनशिप डिमांड नहीं करते हैं, हॉस्पिटल फैमिली मेंबर का कंसेंट डिमांड करते हैं। ओके, तो हॉस्पिटल्स में चल जाता है, वहां गार्डियनशिप डिमांड नहीं होगी। राइट, गार्डियनशिप बैंक में डिमांड होगी, क्योंकि जब आप ये बोलने जाएंगे कि भैया माई चाइल्ड कैन नॉट डिसाइड ऑन मनी मैटर्स, सो आई एम गोइंग हम्म। टू डिसाइड ऑन हिज बिहाफ, बैंक वोंट अलाउ इट। यस। ओके, बिकॉज यू हैवंट ओपन अ अकाउंट अंडर गार्डियनशिप। तो देखिए हाँ। लीगल लॉ क्या बोलता है। ओके, लॉ सिंपल ये बोलता है, जब तक 18 है तब तक माइनर है, पेरेंट बायोलॉजिकल गार्डियन है, कोई गार्डियनशिप की जरूरत नहीं है। द मोमेंट अ चाइल्ड टर्न्स 18, ही और शी इज एन एडल्ट। ओके, like I am an adult after 18, now he and she can take a decision, nobody will take a decision on his behalf. Okay, but if you say no, my child cannot decide on all the matters, I will have to take a decision on his behalf. Under what legal authority you will take a decision? Okay, that legal authority is given by the legal guardianship. अब इसमें लीगल गार्डियनशिप में दो होती है, जो अभी रिसेंट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आया। एक होता है फुल गार्डियनशिप, पूरी तरह से गार्डियन, मतलब वो पूरी तरह से आपके ऊपर। ऑल द एक होता है डिसीजंस लेंगे। लिमिटेड गार्डियनशिप, जहां पे आप सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग की बात करें। लिमिटेड गार्डियनशिप मतलब केवल स्पेसिफिक मैटर्स के लिए आप गार्डियन बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसका कंसेंट लगेगा। ओके, दैट ही शुड गिव योर कंसेंट की फाइन इन मैटर्स के लिए आई विल अपॉइंट दिस पर्सन एज अ गार्डियन, दैट इज लिमिटेड गार्डियनशिप। सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग अभी उसमें जहां तक मैंने पढ़ा है, अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग एज अ लीगल प्रोविजन नहीं आया है। जो आप बैंक में बात कर रहे हैं, बैंक में जब बैंक एग्जीक्यूटिव्स को पता नहीं है, वो आपसे बोलते हैं हम अकाउंट खोल देंगे, चाहे अंगूठे का निशान लेके खोलें, चाहे हम साइन करवा के बोलें। ओके, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? योर चाइल्ड कैन नॉट डिसाइड। राइट, कल को आप उसके बिहाफ पे अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, ना आप वो डिसीजन ले सकते हो कि उस पैसे को कब विड्रॉ करना है। देखिए क्या होता है कि हम करते रहते हैं बिकॉज वहां पे कोई पूछता नहीं है। राइट, राइट। लीगली वो वैलिड नहीं है बिकॉज आप उसके लीगल गार्डियन नहीं हो, सिंपल सा है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। कंफ्यूजन ये भी तो है ऐसा हो गया लीगल कि सिर गार्डियनशिप, जानता हम नहीं और कर सकते। क्लैरिटी भी पूरी तरह से नहीं है। ओके, और बैंक नहीं मांगता है, बैंक वालों को भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि इसके लिए क्यों लीगल गार्डियनशिप की जरूरत है और किस तरीके से होता है। बैंक एग्जीक्यूटिव जो फ्रंट डेस्क पे बैठे रहते हैं उतना नहीं जानते हैं। यस, थैंक यू सर।
So Subbalakshmi many ma'am, things yes, will please only ask your become a challenge when they are, the dispute comes and somebody object to it. That is what I understand. Yes. If the Yes. within the family things are happening, that might not, impact. And when I'll give you an emotional, एग्जांपल I'll give you an example. तो एक पेरेंट थे जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, ओके, उनकी विल नहीं थी, डेथ के बाद प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बच्चे को और वाइफ को दोनों को आ गई, ओके। अब उस प्रॉपर्टी पे डिसीजन बच्चा नहीं ले सकता, वाइफ ही ले सकती थी। तो वाइफ को वो परमिशन लेना पड़ा, लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ा टू सेल द प्रॉपर्टी, ओके। इसलिए लीगल गार्डियनशिप की आपको जरूरत पड़ती है कि अगर कोई भी डिसीजन आपको उसके बिहाफ पे लेना है, यू कैन नॉट डू इट विदाउट हैविंग अ गार्डियनशिप। Jiten sir, a question. Yes, Subbalakshmi ma'am, please ask your question. Good evening, sir. I have two sons. My eldest son is in Netherlands. The second one is dependent, that is Down syndrome one. He is 43 years old. Now, can I make my eldest son as legal guardian? He is not here. Okay, so first of all, till you are there, he won't become a legal guardian, okay, unless and until you are not in a position to take care of your son, okay, that due to health reason or whatever reason, then sibling can become. But what challenge you will face is that he is a NRI. He has an NRI status, right? NRI status है. Okay, so he has Yes. an NRI status. He is Now, citizen. citizen of Netherlands. The problem is, according to Indian law and courts, that legal guardian has to be within the court jurisdiction. Okay, that is in India, right? So, and due to that also, NRIs also are not able to take guardianship, for all these reasons. So you will face a challenge of your son being appointed as a guardian. Maybe National Trust won't take up this case. National Trust don't appoint NRIs as a guardian. You might have to go to the court to take up the guardianship. They may give with certain conditions that you need to have a resident Indian also along with him. Okay. So Sir, that may happen. I have made will. In the will, I have mentioned that my eldest son will be the guardian for the dependent, and he will take care of all the legal or whatever necessary actions to be taken. Is it enough? And I'm not No. registered. No, so To- will is your wish. Okay, it's Yes. not a legal guardianship. It's your wish, Not right? legal. I have written guardian. Guardian, I agree, guardian. But when you write a will is your wish that this is how you want it. Okay. Now he will have to go and get the guardianship certificate on the basis of that will. वैसे अगर will, even if will is not there after you, he is the legal guardian legally, but he will have to go and get the guardianship certificate. Okay. There then this process will come in where question will be asked and conditions can be imposed. Okay. But he will have to go to the court. That's why I understand National Trust won't take up this case. Okay. Yeah. National Trust generally, Not taking legal take up case guardianship. only with. Yes. We are taking care of my son, but me and my husband, we have not taken legal guardianship. No, the first you will have to take it. Na? First you will have to take it. So you take a guardianship, you have to apply through National Trust. You want it, we can We are process those applications. We have been my doing it. husband is 76 years old. Which city He's you in are in? Hyderabad. Hyderabad, na? So I tell you the process. What is the legal guardianship process? We have done it for a lot of parents now. Okay. So there is an online application form which is filled up on the National Trust website. Okay. That we can do that process. Once that application is filled, you will get a call for an assessment. So you will have to go locally in Hyderabad. Okay. For a local level committee, they call it. So you will have to go locally in Hyderabad for an assessment. Once that assessment happens, then your guardianship certificate will be issued. And that also now you can directly download it from the website also. Okay. So there is only one in all this process, only once you will have to go physically for an assessment. Otherwise, everything is online. Go for the assessment. Local, at a local, Hyderabad only in your city. Okay. It will be appointed a local level committee, they call it. Okay. So you will have to go there. So we that have process is there. I You have have to to apply for that. apply. Yes, you will have to apply for that. सर एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में. Thank you, ma'am.
It is दीक्षिता regarding, पूछ रही है, सर लीगल गार्जियनशिप में पेरेंट्स के साथ क्या सिबलिंग को भी ऐड कर सकते हैं? दोनों पेरेंट्स के साथ। हाँ, पेरेंट्स के साथ क्या लीगल गार्डियनशिप में सिबलिंग सिबलिंग को भी ऐड कर सकते हैं? उसमें दो ही है, नेशनल ट्रस्ट केवल दो ही मांगता है, उससे तीसरा नहीं हो सकता उसमें अभी। तो जब तक दोनों पेरेंट्स के पास है तब तक सिबलिंग ऐड नहीं हो सकता। जी जी जी। आप में से और भी कोई दोस्त अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जितिन सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैंने ये क्वेश्चन अभी रेज किया था जी सर, जी लेकिन जी। जब मैंने नेशनल ट्रस्ट में ये गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया था मेरे और अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने बोला था कि एक क्लॉज ये भी होता है कि आप अपनी डॉटर जो कि सिबलिंग है उसको भी ऐड कर सकते थे, बट आपने पहले उसका नाम ऐड नहीं किया है। आप चाहते तो ये हो सकता था, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या मैं अपनी डॉटर को अब ऐड कर सकती हूँ? बीइंग पेरेंट्स, पेरेंट्स हम लोग ऐड हैं उसकी गार्डियनशिप में। गार्डियनशिप आपको मिल गया? हाँ जी वी हैव। नहीं, अभी ऐड करने का प्रोविजन नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूँ, एप्लीकेशन जो फिल करते हैं उसमें केवल 2 गार्डियन मैक्सिमम ऐड होते हैं, तीसरा उसमें ऐड नहीं होता है। आई एम तो नॉट सर श्योर उन्होंने कैसे इंफॉर्मेशन दिया। इनकेस अगर हम पिक्चर में नहीं होते तो वो मतलब उस समय अपनी मतलब उसको अप्लाई करना पड़ेगा गार्जियनशिप में? यस, यस, उसको भी सेम अच्छा, प्रोसेस देन के थ्रू ओनली शी अप्लाई करना कैन टेक पड़ेगा। डिसीजंस। यस, ओके यस। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीक्षिता। जितिन सर, यहाँ पे जब तक हमारे दोस्त और कोई सवाल पूछते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे अभी ये जो लेटेस्ट केस हुआ है उसी के रेफरेंस में मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा वो क्वेश्चन अभी भी क्लियर मुझे नहीं हो पाया है कि इन पेरेंट्स को कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। इन्होंने जब वेजिटेटिव स्टेट में बच्चा था और मेडिकली कुछ भी नहीं हो सकता था, तो उन्होंने खुद ही डिसीजन क्यों नहीं लिया? देखिए, क्या कहते हैं, इनको कोर्ट इसलिए जाने की जरूरत पड़ी कि वो पूरी तरह से डेड नहीं था। जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से डेड नहीं था। वो एक ऐसी सिचुएशन में था जहां जो इरिवर्सिबल है, वो नहीं आएगा कभी भी। ओके, 13 इयर्स हो गए थे। तो अब वो डिसाइड कैसे होगा? बेसिकली क्या है कि आप पूरी तरह से डेड नहीं है, राइट, ब्रेन डेड है। इट्स कॉल्ड ब्रेन डेड। आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसी स्टेट में 13 ईयर्स से हैं, लेकिन यू आर नॉट डेड। हम डेड किसको बोलते हैं? मेरा हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, यू नो वो चल रही थी, उसकी हार्ट बीट चल रही थी, बाकी चीजें भी हैं, बट उस सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। ओके, तो कोर्ट जाने की जरूरत ये पड़ी। ये पेरेंट्स गए थे कोर्ट में उसके लिए, क्या दिया था उसको, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। पैसिव इंथुजियाज्म जो था ना, पैसिव वो दिया था यूथनेशिया। उसको। They हाँ, have उसको applied for वो दिया था। euthanasia. हाँ, तो ये लिविंग विल में वो नहीं आता है कंसिडरेशन में। ओके, ओके। लिविंग विल उसमें नहीं है। लिविंग विल तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप वो एंड ऑफ द लाइफ इरिवर्सिबल सिचुएशन में आप पहुंच गए, जहां से, और खासकर वो सिचुएशंस होती हैं खासकर जब आप वेंटिलेटर्स पे हो, मशीन के द्वारा आपको जिंदा रखा जा रहा है। यहाँ पे वो यानी कि मशीन के द्वारा जिंदा नहीं था, मशीन के द्वारा सिर्फ फीडिंग चल रही थी उसकी। ओके, वैसे वो जिंदा था। तो ओके, इसलिए कोर्ट यानी में कि जाने की कुछ इस जरूरत तरह पड़ी। के मेडिकल क्लोज और टर्म्स एंड कंडीशंस होते होंगे इसमें भी कि बिल्कुल होते इसमें हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, वो बिल्कुल मेंशन होते होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हर सिचुएशन के लिए नहीं बना है ये सिर्फ जैसे मैंने कहा, वो सिचुएशन जहां पे प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है मशीनों द्वारा, आपको मशीनों पे जिंदा रखा जा रहा है, ये जनरली उस सिचुएशंस के लिए बना है, लिविंग विल। हैं। थैंक यू वेरी मच And सर। and it is very difficult to fathom or understand when a situation like this occur, that a loved one has gone in such a stage, and when you have not experienced it, it's very I mean a very it sounds like a movie concept that we are discussing, but if we closely study human nature, it is a moment of a lot of chaos in the family, where your individual opinions, your perspective towards the person who is in a vegetative states collide with your own loved ones, where you don't want to have those kind of dispute. I think to ease out that aspect, we are discussing it here. Rajesh ji, you still have a question left. Please unmute yourself. I think uh,
it is, Yeah, yes, actually, sorry, ma'am, my question is related to okay. legal guardianship. जी, सोलंकी सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने लीगल गार्जियनशिप बनाया था जब बहुत टाइम पहले, जब ये कंप्यूटराइज नहीं था, वो जी मैनुअल था। तो मैं जी और मेरी वाइफ लीगल गार्जियन है मेरे बेटे के। और जी उसमें एटलीस्ट वो जो मैनुअल वाली है उसमें एक 3 ऑप्शन रहते हैं। ए इज विच इज यू विल टेक केयर ऑफ ओनली बैंक एंड अदर मैटर्स, and there is a option C, which is that you can also take care of the immovable assets. अब उसके राइट ऊपर टिक मार्क नहीं है। ओके सिर्फ टिक मार्क है वो मूवेबल, मतलब ये हम्म पैसे, बैंक अकाउंट्स वगैरह वगैरह, एंड जनरल हम्म वेलबींग। तो वो सिंस आपने बताया कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारे बात, तो हमारे इस बच्चे का भी इक्वल हक है। तो उसको हम्म हैंडल करने का मुझे तरीका या तो सूझा कि मैं विल बना दूं जिसमें हम्म इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे दूसरे बेटे के नाम पे रखूं, तो सब झंझट ही हाँ निकल जाए। या हम्म फिर ये जो सी ऑप्शन जो टिक नहीं है वो इंक्लूड हम्म कराऊं, तो वो कैसे कराएं? क्योंकि वो तो मैनुअल था और वो वैलिड है। अभी अभी मुझे वापस तो बनानी नहीं पड़ेगी लीगल अब गार्जियनशिप। देखिए क्या मैनुअल है, तो मुझे नहीं पता कि ये मैनुअल ऑप्शन नेशनल ट्रस्ट ने ये ऑनलाइन किए हैं या नहीं किए हैं, और ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है या नहीं है। या तो फ्रेश अप्लाई हो सकता है, आप उस प्रोसेस के थ्रू दोबारा जा सकते हैं। ओके, मैनुअल में तो चेंज कराने का मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैनुअल बंद ही कर दिया है। राइट, और हाँ, ऑनलाइन अगर कोई डाटा अवेलेबल होगा तो पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने जितने भी पुराने मैनुअल बने थे अगर उनको ऑनलाइन अपलोड कर रखा होगा तो वो डाटा अवेलेबल होगा ऑनलाइन। अदरवाइज तो फिर आपको ओके, वो रीप्रोसेस करना पड़ेगा पूरा। ओके सर। thank you सर, so कैन much, आई रीच Rajesh, for आउट टू यू? doing this. हाँ, ओके, थैंक्स। Yeah, यस यस, नो yeah, प्रॉब्लम। yeah, yeah. Yeah, Jitin sir, if you would like to share some information, how they can reach out to you. And it was a very important question because, the parents who, since, a lot of legal changes have come late in life, there has, so many manual things have been done, and now knowing. So that's the last slide of sir, where, the contact information there. Sayyeda यस from DDDT. DDD. I am not. Yeah. Huh. Okay, I'm from Bangalore. Sir, Yes. just now my daughter has turned 18 in this July, last year यस July. So it is यस, compulsory that we should make a legal guardianship. the compulsory, yes, it is compulsory if you are going to take decision on your child behalf. It is Okay. compulsory. So Okay, it me is and my husband, compulsory. we both have to make it, we both have to be the legal guardianship, You take the will be legal the guardian. legal guardian. Nobody else will be the legal guardian till parents are there. Okay, so you will be the Okay. legal guardian. If So you suppose will have to get it. if I got if it is my death or my husband death, then my husband or me can add my younger daughter as a legal guardian for her. Yes, 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 yes. After one of the parent death, then second, the sibling can be added as the alternate guardian, for the second parent also. That can What if happen. the second daughter is minor? She is not Minor, 18. yeah, I was. No, so she can't become a guardian till she is 18, na? Yeah. Okay. So you will have Because to think from all these perspective. Your daughter is minor, so what you will have to do, you will have to write a will, appoint somebody, identify somebody, that if both hmm, parents are not there, then you will hmm, require guardian for both the children, for the yes, younger sir. one till she is adult. So you will have to Yeah. identify and appoint somebody as a guardian for both the children till your younger daughter minority. The will can Hmm. say that once the minority daughter turns 18, then she will be acting as the guardian for your second daughter. Okay, so that बिल्कुल way you Hmm. can write a will. बिल्कुल, जैसा कि Okay. सर बोलते भी हैं कि एक ट्रस्ट बनाया जाए, तो शायद इसी तरह की सिचुएशन के लिए ट्रस्ट जरूरी होता है। आप लोग इस स्क्रीन का फोटो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और Yeah. ऐसे आप Anything सर को on legal कर guardianship, सकते हैं। living will, legal guardianship process. So we are doing legal guardianship process for families. All legal planning we are doing for families, whether it's will, living will, family trust. So you can write to an email or call me on this number. So we'll be able Yeah. to help you. थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। अब आप इसे बंद कर Thank you सकते हैं। so much, आप sir. लोगों के Yeah. और कोई सवाल है तो आप Yes, पूछ I सकते think हैं।
Parul, Dikshita want to ask in addition to this question only that what will be the procedure if one of the parent is not there and the other adult sibling has to be added as a legal guardian in place of So the deceased parent? online process, Same. National Trust Pay, you will have to edit it, you will Okay. have to apply for that addition. Okay. So the same process online. If you have done the Yes, online yes, registration with National yes, Trust, yes, the same process yes, goes again. yes. So See, I think that has been. Yes, sir. process of legal guardianship, which National Trust take care of, the process is completely online now. There is no physical process. Okay. So you fill up that application form online. That application goes to LLC. You are called for an assessment. They issue the certificate and it is uploaded online. After a month or time, you can download the guardianship certificate from the website. Yeah. Sayeda, you Excuse me, want ma'am. to add Yeah, on? I have one more question. Yes, ma'am. If we have appointed a legal guardian, other than our parents, since my daughter is a minor, so that legal guardianship, does he has the right to not take this responsibility or what, ma'am? He has a right. He has a right. He might refuse. I can't take responsibility now. Okay. Hmm. But I'm not sure how does it legally hold, because he might have to appoint somebody else as a guardian. See, or if nobody is appointed as a guardian, then the matter goes to the court, end of the day. Because all these legal matters, there is no other, authority to decide. The matter will always go to the court. Oh, okay, sir. Rather than parents, we can appoint some two other legal guardians. Like in my case, if I have a brother and I have somebody else, so can I appoint Ah, both of them as legal? If one gets refused, if one refused also, the other one can hmm. take care. No, first of all, you both have daughters, right? Yes, yes. Okay. So the condition for girl legal guardianship is that you can't appoint a single male as a legal guardian. There has to be Okay. a female along with a male. So if you suppose think of appointing your brother, he won't be Yeah. able to take up guardianship individually. There has to be a female along with him who will be appointed as a guardian. Like his wife can be the legal guardian. Yes, 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 it can be. Okay. Yeah. Okay. So, sir, If another question comes in chat. Sayeda, I think I have to take this question because there are many things we need to answer, and we are almost reaching. We have already crossed the session timing. It says that when local committee, legal committee calls for verification, is it required for both the parents to be present, or only one can go to complete the process? No, person who you have applied for, as a guardianship, both you have applied for both parents will have to go. Okay, so Pankaj, both you have to be in India for that. So another question comes that if one of the parent in current scenario, one of the parent is physically not physically well, like for example, she has written dementia, can the sibling be added as a guardian? Yes, can be. If it is proven that one of the parent cannot take care of, the child for, any health reason, then sibling can be appointed at the time as a guardian. But again, the sibling has to be an adult for that. Yes, yes. Yeah. So then comes the question that how much time does it take to get the legal guardian certificate after online application? I think we have done applications in last few months, and I think last 1 year it has taken around 6 to 8 months to get finally the certificate. So you can take at least 6 months time period for getting the certificate. Yeah. So that was really a very, very informative and very enlightening session, closer to the reality and a little difficult also to understand. And because emotional processing, takes the topic to some other level and some other aspect of the human behavior, are touched upon. Thank you so much, Jitendra sir, for always giving remedies and clarifying our doubts where, the legal aspects are concerned. So while we in life, we continue to forge good human bonds within the family and in our extended family circle, I think we should consider all practical aspects which are coming forward, and the legislature has given us the legal
infrastructure has given us the rights to, design everything within Yes. when we are in sound mind health. Parul, would you like to add something? Because I think the session has been very brilliant. Parul, unmute, please. बिल्कुल मैं Lip reading आपसे सीखेंगे मैं। एग्री हूँ सैमी, पूरी तरीके से हमें अपने लव्ड वन के साथ अच्छे से जीवन जीने का हक है, और उसी तरीके से एक रेस्पेक्टफुल तरीके से उन्हें गुड बाय कहने के लिए भी हमें पहले से ही थोड़ा सा ये प्लान करके चलना होता है। ये जिंदगी की रियलिटीज हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते, और इनका सामना अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है इस तरह की प्लानिंग से हमारी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। वो कहते हैं ना शायरी में कि जिंदगी की हकीकत है ये कभी छुपती नहीं, सांसें रुक जाती हैं जिंदगी रुकती नहीं, तो जिंदगी भी चलती रहनी चाहिए। और जितेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमेशा इस तरीके से आके Thank गाइड you. करने के लिए। आपके सेशंस जो होते हैं हमेशा आई ओपनिंग होते हैं, और हमेशा हमें जो है सच्चाई के थोड़ा सा और पास लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आज। Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you so much, Jiten sir. Thank you, parents, for joining today on behalf of DSFI Brinda. I'll be ending the session. See you next Thank you. Thursday. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye.